प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और पिछले वीडियो लेक्चर में जो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी चेक करनी हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को भी देखा था जिसमें फंक्शन कॉची-रीमान इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन जब हम उसकी एनालिटिसिटी के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे तो वहां पर वो फेल हो जाता था। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को एनालिसिस किया उस दिन जो कि एनालिटिक नहीं थे लेकिन फिर भी कॉची-रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई कर रहे थे। इन क्वेश्चंस को करना विद्यार्थियों इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को लिए थे जो जनरली कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते थे और हम उनको एनालिटिक कह देते थे, क्योंकि हम उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेस्ट नहीं कर रहे थे, हम जनरल ही उनको टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन और उसके टेस्ट को लेकर अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आज कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनमें होना यह है बेसिकली विद्यार्थियों कि सीआर इक्वेशंस जो है उस सीआर इक्वेशन का प्रयोग होना है विद्यार्थियों। ठीक है, और साथ ही यूज होना है हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन, हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन का विद्यार्थियों। तो ये जो डेफिनेशन का यूज होना है ना विद्यार्थियों, ये जो यूज होना है हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन का, इसको कैसे यूज होना है ये चीज अब आपको यहां पर समझनी है, पढ़नी है, सीखनी है विद्यार्थियों। नाउ लुक एट दिस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ fz इज द रेगुलर फंक्शन ऑफ z। अब रेगुलर का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेगुलर फंक्शन। बेसिकली रेगुलर फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन ऐसा तो नहीं, एनालिटिक फंक्शन ही होगा, एनालिटिक फंक्शन जो कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, उसको हम लोग रेगुलर फंक्शन कहते हैं। और जो एनालिटिक फंक्शन होता है विद्यार्थियों वो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है और वो हार्मोनिक फंक्शन भी होता है। किसके लिए विद्यार्थियों? u और v के लिए। इट मींस दैट कि उसका जो रियल पार्ट होता है वो, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो, ये दोनों ही सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, नॉट सीआर इक्वेशंस को। ये दोनों सीआर इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे साथ में ये हार्मोनिक फंक्शन भी होंगे। u अपने आप में हार्मोनिक फंक्शन होगा, v अपने आप में हार्मोनिक फंक्शन होगा। इट मींस दैट कि del टू u बाय del x स्क्वायर प्लस del टू v बाय del y स्क्वायर, ये जो कंडीशन है विद्यार्थियों, ये कंडीशन यहां पे संतुष्ट होगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 ये वाली, ओके मैंने गलत लिख दिया, यहां पे बेसिकली u के लिए होगी दोनों ही कंडीशंस, del टू u। तो u के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और साथ ही del टू v बाय del x स्क्वायर प्लस del टू v बाय del y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये दोनों ही कंडीशंस यहां पर क्या होंगी विद्यार्थियों? सेटिस्फाई होंगी। ठीक है ना। नाउ जब ये कंडीशंस विद्यार्थियों यहां पर सेटिस्फाई होंगी तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम लोग कहां पे थे? रेगुलर फंक्शन पे थे। हमें ये प्रूफ करना है कि del टू u बाय del x स्क्वायर प्लस del टू बाय del y स्क्वायर f z मॉड्यूलस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 f डैश z का मॉड्यूलस होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि हम fz मॉड्यूलस स्क्वायर को अगर x और y के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 4 f डैश का मॉड्यूलस और उसका होल स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं और इजी है, बहुत इजी है, लेकिन हमको उसकी बेसिक नहीं पता होता है, इसलिए हम इसको गलत कर देते हैं। तो आप इसको गलत नहीं करना। जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो लिखा हुआ है लेट fz इज इक्वल्स टू u प्लस iv। सो दिस इज द आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। नाउ fz मॉड्यूलस अगर हम निकालते हैं तो fz मॉड्यूलस इट्स अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होगा।
तो उसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो विल गेट यू स्क्वायर वी स्क्वायर। हमने इसको फाई फंक्शन मान लिया, ठीक है। ओके, चलिए आइए बढ़ते हैं। अब अगर हम फाई को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, सो व्हाट इज फाई? फाई इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो फाई को करेंगे तो यू स्क्वायर का हो जाएगा 2u डेल यू बाय डेल एक्स, वी स्क्वायर का हो जाएगा 2v डेल वी बाय डेल एक्स। दूसरी बार भी x के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो दो को यहां से भी और यहां से कॉमन निकाल लीजिए और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए इतने में। तो जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन u, ठीक है ना, और फिर u का डेल यू बाय डेल एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन, तो इट्स डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल एक्स एज इट इज आएगा। मैं इसको एक बार करके बता देता हूं। जैसे आपके पास में u डेल यू बाय डेल एक्स है, जब आप इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट फर्स्ट फंक्शन u डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल एक्स सेकेंड फंक्शन, और फर्स्ट u का एक बार और डिफरेंशिएशन, दिस इज डेल यू बाय डेल एक्स। सो आपके पास में विद्यार्थियों ये दोनों मिलके होल स्क्वायर हो जाएगा। सो आपके पास में क्या आ जाएगा? u डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली v डेल v बाय डेल एक्स का जब करेंगे तो v डेल टू v बाय डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल v बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाएगा। सो ये हमने जब x के रिस्पेक्ट में करा तो हमारे पास में ये आ गया। सिमिलरली जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद्यार्थियों यहाँ पे 2 टाइम्स, तो जहां जहां x से नीचे वहां वहां आप y लिख दीजिए तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। तो यू विल गेट 2 अंडर ब्रैकेट u डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल u बाय डेल y का होल स्क्वायर प्लस v डेल टू v बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल y का होल स्क्वायर, ये सेम आ जाएगा। अब नाउ अल्टीमेटली आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। सो जोड़ देंगे तो डेल टू 5 बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू 5 बाय डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपके पास में देखिए ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे जुड़ेगा? ये यहां से और यहां से, इन दोनों में से u कॉमन ले लीजिए, तो u कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। इसमें से, इस वाले में से और इस वाले में से v कॉमन ले लीजिए तो आपके पास में ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद डेल u बाय डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये डेल u बाय डेल y का होल स्क्वायर, ठीक। इसको साथ में लिख दीजिए तो ये साथ में आ गया बच्चों, 2 कॉमन लेते हुए ये साथ में आ गया। सिमिलरली 2 बाहर जो कॉमन चल रहा था वही 2 यहां पर है ना। फिर सिमिलरली डेल v बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल v बाय डेल y का होल स्क्वायर, इसको यहां पे लिख दीजिए, ये आपके पास में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको यहां पर क्या लिखना है। सिंस u एंड v हैव टू सेटिस्फाई कॉशी-रीमान इक्वेशंस एंड द लाप्लास इक्वेशन, तो कॉशी-रीमान इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन कौन u और v सेटिस्फाई करेंगे? तो भाई कॉशी-रीमान इक्वेशन की मदद से आपको क्या मिलेगा? कॉशी-रीमान होती इक्वेशन क्या है? ये ऐसे होते हैं, डेल u बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल v बाय डेल y। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? डेल u बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल v बाय डेल y का होल स्क्वायर, ये यहां से ऐसे मिल जाएगा। सिमिलरली डेल u बाय डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाय डेल x, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो डेल u बाय डेल y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल v बाय डेल x का होल स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। नाउ इसका यूज अपने को करना है, ओके। सिमिलरली u और v हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म इक्वल टू 0 होगा और सिमिलरली v के लिए भी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो जो आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 है ना ये वाला, उसमें ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, ठीक है ना, और डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर की जगह पर हम चाहें तो, या फिर डेल v बाय डेल एक्स का जो होल स्क्वायर है, किन्हीं 2 को अपने को चेंज करना है, ठीक है ना। सो हम बेसिकली किसको चेंज करने वाले हैं? हम बेसिकली चेंज करने वाले हैं केवल y वाले टर्म्स को। जैसे डेल u बाय डेल y होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो डेल u बाय डेल y,
तो डेल u बाय डेल y होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, हम लोग लिख सकते हैं डेल v, ये डेल v बाय डेल x का होल स्क्वायर। तो हम यहां पर लिख देंगे डेल v बाय डेल x का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये डेल v बाय डेल y का होल स्क्वायर है, सो ये रहा आपके पास में डेल v बाय डेल y का होल स्क्वायर, इसको हम डेल u बाय डेल x का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जब लिख दोगे तो आपके पास में ये वाली स्थिति बन जाएगी, है ना। ये टर्म पहले से ही है, ओके। आप इन दोनों को रिप्लेस करोगे विद्यार्थियों, आपके पास में ये वाली चीज आ जाएगी 4 डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बीच में एक लाइन और चाहो तो ऐड कर लेना, क्या लिख लेना, 1 टेक्स द फॉर्म। आप यहां इस लाइन को डायरेक्ट लिखने की जगह एक लाइन और ऐड कर लेना कुछ ऐसे पहले, है ना। ये मतलब पहले करना इसके पहले, और ये को इसको बाद में करना। इसको ऐसे करना, क्या मैं बताता हूं, देखो रुको, ये तो ठीक है, यस यस यस, देखो यहां पर तो क्या करना, ये हाँ देखो 2 तो ठीक है, ये वाले टर्म दोनों जीरो हो चुके हैं इनिशियली, तो ये 0 प्लस 0 प्लस, अब ये डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस ये डेल u बाय डेल y की जगह पर कितना लिखोगे, डेल u बाय डेल y की जगह पर डेल v बाय डेल x का होल स्क्वायर ये लिखोगे, प्लस यहां पर डेल v बाय डेल x का होल स्क्वायर है, इसको एज इट इज रहने दो, x वालों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। प्लस ये डेल v बाय डेल y है, तो डेल v बाय डेल y की जगह पर कितना लिखोगे, डेल u बाय डेल x का होल स्क्वायर, डेल u बाय डेल x का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये वाला टर्म ऐड होकर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा तो इस 2 को 4 बना देगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास में ये वाली लाइन आ जाएगी। अब डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, ध्यान दीजिएगा, f डैश z की परिभाषा होती है डेल u बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v बाय डेल एक्स, ये होती है परिभाषा। अब मैं तुमसे कहूं कि भाई f डैश z का मॉड्यूलस निकालो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या होती है, अंडर रूट डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है जैसे उसका मॉड्यूलस निकालते हैं, वैसे ही इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों और होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आपके पास डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये वाली बच्चों, ये इतनी चीज जो लिखी हुई है ना ये वाली, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली मॉड्यूलस एफ डैश जेड का होल स्क्वायर है। तो आप इतने की जगह पर एफ डैश जेड मॉड्यूलस का होल स्क्वायर लिख देंगे तो आपके पास में ये वाली चीज आ जाएगी, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली चीज आ जाएगी। और ये जो फाई है, बेसिकली फाई भी क्या है, फाई इज व्हाट, फाई इज एफ जेड मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो फाई की जगह पर आप फाई को यहां से कॉमन लेके आप बाहर भी लिख सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये बन जाएगी और राइट हैंड साइड बन जाएगी 4f डैश जेड मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। सो अल्टीमेटली इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो है ना, ये डेल जो साइन है उसका ये वाला फॉर्म होता है, ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया विद्यार्थियों। ये डेल बेसिकली अगर आप देखें तो आपने जो वेक्टर में पढ़ा हुआ है, तो उस डेल को अगर आप यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो इस तरह से आपके पास में आ जाएगा, ठीक। तो अल्टीमेटली जो आपको प्रूफ करना था विद्यार्थियों वो आपके पास में आ गया है, और ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत, इसको कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को और लेते हैं विद्यार्थियों, 3 क्वेश्चन लेंगे हम लोग इस लेक्चर में। ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, तो ये एनालिटिक अगर फंक्शन है बच्चों तो फिर वही 2 चीजें आपकी सेटिस्फाई होंगी। कौन सी, एक तो हार्मोनिक कंडीशन और एक कॉशी-रीमान इक्वेशन। यू और वी हार्मोनिक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस, और उसका जो मॉड्यूलस है ना बच्चों वो कांस्टेंट है, ये उसने बोल भी दिया। शो दैट एफ जेड इज कांस्टेंट, और हमें ये दिखाना है कि वो फंक्शन भी
कांस्टेंट। आई रिपीट, फंक्शन इज एनालिटिक विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस, शो दैट fz इज कांस्टेंट। मतलब फंक्शन का मॉड्यूलस अगर कांस्टेंट है तो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। सो भाई fz की डेफिनेशन ये रही, और fz का जो मॉड्यूलस होता है वो √u² + v² होता है, और उसने बोल रखा है कि जो मॉड्यूलस है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको c मान लेते हैं। तो इट मीन्स दैट कि अगर दोनों स्क्वायर कर देंगे तो u² + v² इज इक्वल टू c² आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसको पार्शियली आप डिफरेंशिएट करिए दोनों ओर, ठीक है। तो इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इट्स 2u ∂u/∂x प्लस 2v ∂v/∂x, ये आएगा u के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास में सेम चीज आ जाएगी, उसमें नीचे y रहेगा बस, ठीक है। ये आ गया। दोनों में से 2 को कॉमन लेके हटा दीजिए तो अल्टीमेटली आपके पास में x वाली रिस्पेक्ट में ये वाली इक्वेशन आएगी, y के रिस्पेक्ट में ये वाली इक्वेशन आएगी। इसको सेकंड और थर्ड नाम दे दीजिए, ठीक है ना। सो नाउ द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन के बाद में किसी एक इक्वेशन में CR इक्वेशन का यूज कर लीजिए। जैसे ∂u/∂x इज इक्वल टू ∂v/∂y, ∂u/∂y इज इक्वल टू -∂v/∂x, ये CR इक्वेशन है। तो जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम ये यूज कर लेते हैं। सो ∂u/∂y की जगह पर हम लोग लिख देते हैं -∂v/∂x, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ∂v/∂y जो है ना उसकी जगह पर हम लोग लिख देते हैं ∂u/∂x, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है ना। स्क्वायरिंग एंड एडिंग सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन, तो सेकेंड और फोर्थ को ऐड करना है और स्क्वायर करके ऐड करना है विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो भाई इसका स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो आपके पास में क्या आने वाला है, आइए जरा देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इस सेकंड को स्क्वायर करूं, ये सेकंड वाली को, इस वाली को अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा u² ∂u/∂x का होल स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, v² ∂v/∂x का होल स्क्वायर प्लस 2uv and 2uv and ∂u/∂x into ∂v/∂x is equals to 0। ये मुझे मिल जाएगा स्क्वायर करने के बाद में। सेकंड को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा। जब मैं फोर्थ को स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा u² ∂v/∂x का होल स्क्वायर प्लस v² ∂u/∂x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर लगेगा तो माइनस आएगा, -2uv ∂v/∂x इंटू ∂u/∂x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जोड़ना था, इसे जोड़ना था और इसे जोड़ना था। तो देखो बच्चों, ये 2uv ∂v/∂x ∂u/∂x ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और बाकी की जो चीजें हैं वो एज इट इज आपके पास में आ जाएगी। देखो u² वाले से u² कॉमन निकल जाएगा, अभी वैसे उसने कॉमन कुछ भी नहीं निकाला है, एज इट इज लिख दिया है। तो इट्स u² ∂u/∂x का होल स्क्वायर प्लस v² ∂v/∂x का होल स्क्वायर प्लस u² ∂v/∂x का होल स्क्वायर प्लस v² ∂u/∂x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपके पास में आ गया। देखो यहां पर जिस बुक का मैंने रेफरेंस लिया है उसमें कुछ चीजें क्या है, कम कम रहती हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि कंटेंट राइटिंग में हम ही कम लिखते हैं उसको जानबूझ के, ताकि आप ये खुद से अपने प्रैक्टिस में, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आप भी लिख लिख के देखें कि भाई इसके बाद ये टर्म बना कैसे। क्योंकि जब हम ऐसा खुद से लिख के देखते हैं तो हम ये भी सीख लेते हैं कि कैलकुलेशन हो कैसे रहा है, क्वेश्चन में सोल्यूशन आगे बढ़ कैसे रहा है। ये चीजें तुम लोगों को करनी है। और जब तुम कॉपी पे नोट्स बनाओगे तो तुम सिस्टमैटिक बनाना, एक एक चीज तुम पहले यहां पे समझना और फिर उस क्वेश्चन को कॉपी पे खुद से करके देखना, पूरा का पूरा 0 से लेके 100% तक, तभी वो क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट माना जाएगा। क्योंकि जब हम जैसे क्लास पे जब देखते हैं ना किसी भी चीज को, तो हमें लगता है कि हाँ हो गया, अपने को समझ में आ गया, लेकिन जब हम
एग्जाम में उसी क्वेश्चन को करेंगे ना तो हमें याद तो रहेगा कि हमें आता है, लेकिन हम उसको लिख नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम कई सारे बच्चों के साथ में होती है। तो इसका सल्यूशन या इसका जो हल है वो यही है कि आप लोगों को करना है क्या है विद्यार्थियों, आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले समझना है और फिर बिना देखे प्रैक्टिस करनी है। ये जरूर किया करो, है ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ फिर और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो यहां तक हम लोग आ गए थे। अब यहां पर इक्वल टू 0 है। यहां पे देखो, यहां पर अब क्या करा, देखो यू स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यू स्क्वायर जब कॉमन लेंगे इस वाले में से, है ना, इसमें से और इसमें से, जब यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट प्लस। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से वी स्क्वायर कॉमन ले लो। तो वी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास फिर वही आ जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दैट, दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से देखो ये वाला टर्म कॉमन टर्म है, तो ये कॉमन टर्म है तो हम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लिखेंगे, मतलब कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा और एक ब्रैकेट के अंदर डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा एंड दैट इक्वल टू 0। अब लुक एट दिस, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू है, कहना सर इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू सी स्क्वायर है, बहुत सही। अब डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू है, तो कहना सर ये तो बेसिकली आपने ये बना दिया मॉड्यूलस एफ डैश जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये वास्तव में एफ डैश जेड होल स्क्वायर है। तो जब आप एफ डैश जेड होल स्क्वायर की वैल्यू वहां पर लिख दोगे, है ना, उसने यही करा है ना, देखो आगे वो यही करने वाला है, तो जब आप ये वैल्यू लिख दोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास में ये चीज आ जाती है विद्यार्थियों, तो आपके पास निष्कर्ष क्या निकलता है, आपके पास निष्कर्ष ये निकलता है कि एफ डैश जेड, देखो यहीं पर ये आ गया ना, एफ डैश जेड होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो जैसे ये 0 हो जाता है तो किसी डेरिवेटिव का स्क्वायर अगर 0 है तो इट इज ओनली पॉसिबल जब वो डेरिवेटिव भी अपने आप में 0 हो। क्या हो, वो डेरिवेटिव भी अपने आप 0 हो, अपने आप में 0, मतलब ये वाला टर्म भी और ये वाला टर्म भी 0 हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं आता है, तो इंडिविजुअली ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, मतलब फंक्शन ही 0 हो जाएगा। और फंक्शन 0 हो गया इसका मतलब यह है कि एफ डैश जेड 0 हो गया, इसका मतलब है कि एफ जेड जो है, सॉरी मैंने गलत चीज कह दिया, फंक्शन 0 नहीं, अगर उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो इट इज ओनली पॉसिबल जब फंक्शन कांस्टेंट हो। तो यहां से आपका फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। आपको फंक्शन को कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको 0 लेकर आना है, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये जैसे 0 हो जाएगा आपका काम हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये हो गया बच्चों कि यदि फंक्शन एनालिटिक है और कांस्टेंट मॉड्यूलस के साथ में है तो वो जो फंक्शन होता है वो भी कांस्टेंट होता है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों, अगर आप गेट की या फिर सीएस है नेट की या फिर आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव में भी बनाए जा सकते हैं कि विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या कि इफ फंक्शन इज एनालिटिक एंड इट्स मॉड्यूलस इज कांस्टेंट देन, और 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको, क्या, देन एफ जेड इज 0, ठीक है, एफ जेड इज कांस्टेंट, है ना, एफ जेड इज वट एवर, कुछ भी ऑप्शन दे देगा, तीसरा वो आपको, और चौथे में नन ऑफ देम या कुछ भी दे देगा ऑप्शन। सो द आंसर इज एफ जेड इज कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको हर तरह की चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आ जाते हैं इस लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाँ ये रहा। So the question is, if u and v are harmonic function in a region, तो u और v तो हार्मोनिक है भैया, बहुत अच्छी बात है, in a region R, prove that del u by del y minus del v by del x plus iota del u by del x plus del v by del y is analytic function of z। मतलब इसको वो एनालिटिक कहना चाह रहा है, ठीक है ना।
राइट, इसको एनालिटिक कहना चाह रहा है। तो ये वास्तव में अपने आप में एक फंक्शन है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फंक्शन। ये अपने आप में u और v का फंक्शन है अगर मैं ये कहूं तो, और डेरिवेटिव इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। तो ये इसका रियल पार्ट हो गया p, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया q। ठीक है, तो हमें अगर इसको एनालिटिक प्रूफ करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, p और q से कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवा देंगे, क्योंकि ये अपने आप में अगर एक फंक्शन है और इसको आपको एनालिटिक प्रूफ करना है तो आप कुछ नहीं करो भैया, केवल इसके रियल और इसके इमेजिनरी पार्ट से कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवा दो। और कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवाने के लिए भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसमें जो u और v हैं वो हार्मोनिक हैं। तो u और v अगर हार्मोनिक हैं तो इसका मतलब यह है कि डेल u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू u बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। डेल टू v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू v बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो कंडीशंस आपके पास में रहेंगी, राइट। इन दो कंडीशंस का यूज करते हुए आपको काम करना है। ठीक है, कैसे करोगे देखो, सिंस u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन, तो देखो ये दो कंडीशन उसने लिख दी पहले, दिस इज एक्सप्रेशन 1। लेट एफ जेड इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू, और ये पूरा का पूरा फंक्शन यहां पे लिख दिया। तो यहां पे फिर कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू ये आ जाएगी, q की वैल्यू ये आ जाएगी, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो विद्यार्थियों p और q आप ये मान लीजिए कैपिटल एफ जेड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब ये सारी जो कहानी इसने यहाँ पे कर रखी है, इसको मैं यहाँ ना बताते हुए तो मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। सो विद्यार्थियों, ये जो p आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस p को आप डेल p बाय डेल x, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। तो x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये बन जाएगा डेल टू u बाय डेल x, और डेल y के रिस्पेक्ट में पहले से ही था, माइनस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये बन जाएगा डेल टू v बाय डेल x स्क्वायर। ठीक है ना, ये बढ़िया रहा। अब आप डेल p बाय डेल y करिए, यानी कि p को y के रिस्पेक्ट में करिए, तो आपके पास बनेगा डेल टू u बाय डेल y स्क्वायर एंड माइनस में डेल टू v बाय डेल x डेल y, ये आपके पास में बन जाएगा। फिर q को सिमिलरली डेल q बाय डेल x करिए, तो आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों डेल टू u बाय डेल x स्क्वायर एंड प्लस डेल टू v बाय डेल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल x और डेल y के रिस्पेक्ट में पहले से ही था। फिर q को आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, तो यू विल गेट डेल टू u बाय डेल x डेल y प्लस डेल टू v बाय डेल y स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों कि डेल p बाय डेल x और डेल q बाय डेल y, इन दोनों को बराबर आपको प्रूफ करना है। सिमिलरली डेल p बाय डेल y माइनस डेल q बाय डेल y आपको ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ही आसान सा काम है। क्या? नाउ अब आप ऐसे करिएगा, नाउ डेल p बाय डेल x, तो ये आपके पास में क्या वैल्यू है, इट्स अ डेल टू u बाय डेल x डेल y माइनस डेल टू v बाय डेल x स्क्वायर। अब आप एक काम करो, डेल टू u बाय डेल x डेल y को एज इट इज रहने दो, माइनस ये जो डेल टू v बाय डेल x स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह पर आप क्या लिख दो, डेल टू v बाय डेल y स्क्वायर, और इसको प्लस बना दो। क्यों बन जाएगा प्लस? क्योंकि जब ये v वाले टर्म में ये v वाले से, इस वाली इक्वेशन से आप डेल टू v बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये डेल टू v बाय डेल y स्क्वायर विद नेगेटिव साइन आएगी, जो इसको प्लस बना देगी। नाउ व्हाट इज दैट? इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या है अपने आप में, ये है डेल q बाय डेल y। सो दिस इज डेल q बाय डेल y, ये देखो आपके सामने ये आ गया डेल q बाय डेल y, तो दिस इज डेल q बाय डेल y। सिमिलरली जब आप डेल p बाय डेल y की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी माइनस डेल q बाय डेल x, ये आपके पास में वैल्यू आएगी। तो इस तरह से कैपिटल P और कैपिटल Q जो हैं वो CR इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं।
तो P और Q जब कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो आपका फंक्शन fz है वो एनालिटिक है, और जैसे ही fz एनालिटिक हो जाएगा तो जो आपसे क्वेश्चन में कहा था वो ऑटोमेटिकली फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 क्वेश्चन हमने एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को लेके किए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप इनकी खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, तभी इसका लाभ आपको मिल पाएगा। ठीक है, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। जो बच्चे के कहते हैं हमारे पेड कोर्स के यूजर्स हैं, उन लोगों को कंटेंट भी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, धीरे धीरे मिलेगा। वी आर वर्किंग ऑन इट, हम लोग कंटेंट तैयार कर रहे हैं, और जो बच्चे के कहते हैं यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनालिटिक फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, इसके ऊपर बात करेंगे और देन इसके बाद में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, सो हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, अपने ऊपर यकीन रखिए, माता पिता की सेवा करते रहिए। ठीक है, और अपने राष्ट्र के लिए अच्छा अच्छा सोचते रहिए। अपने छोटों को वो चीज़ सिखाइए जो आपको अच्छी नहीं लगती है आपके बड़ों में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।